So let's start with summary on reading multinational operations. सबसे पहले हम करेंसी टाइप्स डिस्कस करेंगे और ये ज़्यादा रेलेवेंट है विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन। सो तीन तरीके का करेंसी होता है, लोकल करेंसी, फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी। लोकल करेंसी बिजनेस का वो करेंसी होता है जहाँ पे ये कंपनी रजिस्टर्ड या लोकेटेड है। फंक्शनल करेंसी उस करेंसी है बिजनेस का जो कि बताता है कि प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का करेंसी है वो हमारा फंक्शनल करेंसी है। ये फंक्शनल करेंसी थोड़ा सा सब्जेक्टिव रहता है, बट लोकल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी बिल्कुल सब्जेक्टिव नहीं होता। प्रेजेंटेशन करेंसी वो करेंसी होती है जिसमें हमारी जो कंपनी है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करता है। सो नेक्स्ट हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रिलेटेड एक्सपोजर का बात करेंगे। ये एक्सपोजर तभी क्रिएट होता है जब पेबल या रिसीवेबल हमें इन फॉरेन करेंसी और सेटलमेंट डेट डिफरेंट है देन कंपेयर टू ट्रांजैक्शन डेट। सो फॉरेन करेंसी कौन सी करेंसी होगी? एनी करेंसी विच इज डिफरेंट देन फंक्शन करेंसी फॉर आवर बिजनेस इज अ फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल में इसमें हमने एक रिसीवेबल का केस दिखाया था। इसमें हमने टाइम जीरो पे कुछ सेल करा है, हमें पेमेंट मिलेगा फॉरेन करेंसी में एट अ लेटर डेट। सो केस वन हमारा ये बन रहा था कि हमारा बैलेंस शीट डेट अकर हो चुका है, बट हमें फाइनल पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं है, तो हमारा स्पॉट रेट चेंज हो गया है इन अ नेगेटिव वे। सो एक हमारा लॉस हो रहा है। सो लॉस हमारा इनकम स्टेटमेंट में एक जगह आएगा, हम अनरियलाइज लॉस दिखाएंगे इनकम स्टेटमेंट में। और बैलेंस शीट में हमारे दो अकाउंट्स इफेक्ट होंगे, एक तो रिसीवेबल्स अकाउंट और रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट। फिर जब हमें फाइनल पेमेंट रिसीव हो जाएगा तो उस दिन का स्पॉट रेट हमें नोट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमें वही लॉस दिखाना पड़ेगा। इनकम स्टेटमेंट में एक आइटम इफेक्ट होगा और बैलेंस शीट में दो आइटम इफेक्ट होंगे, रिसीवेबल्स और रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या अमाउंट से लॉस दिखाना पड़ेगा? ये इंक्रीमेंटल लॉस बुक करना पड़ेगा। जितना कि हम पहले भी अनरियलाइज लॉस दिखा चुके थे, तो उस पे जो एक्स्ट्रा लॉस बुक हो रहे हैं हम उसी को दिखाएंगे बस। सो नेक्स्ट डिस्क्लोजर में एफएक्स गेन और लॉस डिपेंड करता है कि हमारा नेचर ऑफ एसेट क्या है, या कौन सा फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट कर रहा है या डेप्रिशिएट कर रहा है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट यूएस कैप और आईएफआरएस में ये है कि हमें गेन और लॉस तो दिखाना ही है इनकम स्टेटमेंट में, बट ये हमें नहीं बताया कि हमें ऑपरेटिंग पार्ट में दिखाए इनकम स्टेटमेंट के या नॉन ऑपरेटिंग पार्ट में। सो नेक्स्ट हम ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आ रहे हैं। इसमें हम सब्सिडरी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो उसको टारगेट में हम कैसे कैसे ब्रिंग करेंगे, किस एक्सचेंज रेट पर ब्रिंग करेंगे, इस चीज़ पर थोड़ा डिस्कशन होगा। कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं टू ट्रांसलेट सब्सिडरीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू दैट ऑफ पेरेंट, ये डिपेंड करेगा कि हमारा फंक्शनल करेंसी क्या है। और फंक्शनल करेंसी हमारा जो डे टू डे बिजनेस का करेंसी है वो थोड़ा सब्जेक्टिव रहता है। ये डिपेंड करता है कि इन फैक्टर्स पर, लाइक सेल्स प्राइस, रेगुलेटरी मार्केट इन्फ्लुएंस, कॉस्ट, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग रिसीट्स। सो जिस जिस प्राइस में हमारा सेल्स प्राइस रहता है सब्सिडरी का वो हमारा फंक्शनल करेंसी। इसके हिसाब से जो रेगुलेशंस या मार्केट फैक्टर्स हमारे प्राइस को डिटरमाइन कर रही है वो हमारे लिए फंक्शनल करेंसी। कॉस्ट के हिसाब से जिस कॉस्ट में हमारा सब्सिडरी कॉस्ट इंकर कर रहा है वो करेंसी हमारे लिए फंक्शनल करेंसी। फाइनेंसिंग, जिस करेंसी में हमारे फंड्स रिसीव हो रहे हैं वो हमारा फंक्शनल करेंसी। ऑपरेटिंग रिसीट्स, जो रिसीट्स डे टू डे हमारे रिसीव होते हैं वो हम किस करेंसी में रखते हैं वो हमारा लिए फंक्शनल करेंसी है। तो नेक्स्ट अब हमारे चूजिंग द राइट मेथड के डिस्कशन पर। सो जो लोकल करेंसी है, फंक्शनल करेंसी सब्सिडरी का, और जो प्रेजेंटेशन करेंसी पेरेंट का, ये इस चीज को डिसाइड करेगा कि कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। सो अगर ये तीनों करेंसी सेम है तब तो हमें ट्रांसलेशन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बट अगर लोकल करेंसी ऑफ ए सब्सिडरी डिफरेंट है देन फंक्शनल करेंसी ऑफ ए सब्सिडरी तब हमें टेम्पोरल मेथड यूज करना पड़ेगा फॉर ट्रांसलेशन। और अगर फंक्शनल करेंसी ऑफ सब्सिडरी डिफरेंट है देन पेरेंट प्रेजेंटेशन करेंसी तब हमें करंट रेट मेथड यूज करना पड़ेगा। सो जब हम टेम्पोरल मेथड यूज कर रहे होते हैं तब हम ये बोलते हैं कि सब्सिडरी जो है वो वेल इंटीग्रेटेड है विद पेरेंट और पेरेंट डिसीजंस लेता है। बिकॉज इस केस में हमारा ये हो रहा है कि फंक्शनल करेंसी ऑफ सब्सिडरी सेम है विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट प्रेजेंटेशन करेंसी। और इस केस में हमारा फंक्शनल करेंसी जो सब्सिडरी का मतलब जो डे टू डे बिजनेस का करेंसी वो पेरेंट प्रेजेंटेशन करेंसी डिफरेंट है। तो हम ये कंक्लूड करेंगे सब्सिडरी एक सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट यूनिट है और ये सब्सिडरी अपना डिसीजंस खुद लेता है। सो नेक्स्ट हमारे ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहता है हम कौन सा एक्सचेंज रेट यूज करते हैं फॉर ट्रांसलेटिंग डिफरेंट आइटम्स। सो करंट रेट मेथड का बात करें तो इसमें हमें सारे जो भी असेट्स और लायबिलिटीज के लिए होता है उसके लिए हम करंट एक्सचेंज रेट यूज करते हैं ट्रांसलेट करने के लिए। और जो कॉमन स्टॉक का आइटम है इक्विटी में उसके लिए हम यूज करते हैं हिस्टोरिकल रेट। वैसे कॉमन स्टॉक का ही आइटम है जिसके लिए हम हिस्टोरिकल रेट यूज करते हैं। और जो इनकम स्टेटमेंट का ट्रीटमेंट ये रहता है कि जो भी रेवेन्यू है, जो भी एक्सपेंसेस है, उसके लिए हमें सजेस्टेड तो ये रहता है कि हमें वही उस डेट का एक्सचेंज रेट यूज़ करना है जिस डेट को ट्रांज़ैक्शन हुई थी। बट प्रैक्टिकल रीज़न्स के लिए काफ़ी कम्बरसम हो जाता है, इसलिए हम एवरेज एक्सचेंज रेट यूज़ करते हैं फॉर ऑल द आइटम्स ऑन इनकम स्टेटमेंट। और जो ट्रांसलेशन गेन और लॉस होता है वो करंट रेट मेथड में हो उसको हम दिखाते हैं एज़ पार्ट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अंडर इक्विटी। अब हम टेम्पोरल मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं। टेम्पोरल मेथड में मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी का डिस्टिंक्शन होता है बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज।
मॉनेटरी वो चीज को बोलते हैं हम जिसका वैल्यू इन मनी टर्म्स इज एग्जैक्टली नोन, और नॉन मॉनेटरी में वैल्यू इन मनी टर्म्स इज नॉट एग्जैक्टली नोन। नॉन मॉनेटरी एसेट्स का कुछ एग्जांपल हो गया लाइक फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। और नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज कुछ सेलेक्टेड फ्यू ही होती है लाइक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड रेवेन्यू। सो मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए तो हम करंट एक्सचेंज रेट यूज करते हैं, बट नॉन मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए हम हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट यूज करते हैं। और बीच में अगर कोई नॉन मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हमने हमने मेजर करा फेयर वैल्यू में, तो हमने जिस डेट को वैल्यू करता है फेयर वैल्यू पर, हम उसी डेट का एक्सचेंज रेट यूज करते हैं। कॉमन स्टॉक का सेम सेम ट्रीटमेंट रहता है कि हम हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट पर ट्रांसलेट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में सिमिलर ट्रीटमेंट होता है एज कम्पेयर टू करंट रेट मेथड, बट कुछ एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं टू नॉन मॉनेटरी असेट्स, उसके लिए हम यूज करते हैं हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट। लाइक कॉक्स रिलेटेड इन्वेंट्री से, डेप्रिसिएशन रिलेटेड है फिक्स्ड एसेट से, अमोर्टाइजेशन रिलेटेड है इंटेंजिबल एसेट से। सो नेक्स्ट हम इन्वेंट्री एंड कॉक्स के सेक्शन में आ रहे हैं। सो इन्वेंट्री एंड कॉक्स का वैल्यू इस चीज पर डिपेंड करेगा कि कौन सा कॉस्ट फ्लो अजम्पशन हमारे फर्म ने सेलेक्ट करें, बिजनेस से सेलेक्ट करें, और कौन सा ट्रांसलेशन मेथड हमने चूज करें। प्लस इसमें क्या सिचुएशन चल रहा है सब्सिडरी की इकोनॉमी। अगर सब्सिडरी की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, सो फाइफो कॉक्स विल बी लोएस्ट बिकॉज लोएस्ट प्राइस हमारा सेल हो रहा है, तो इसके लिए हमारा फाइफो कॉक्स सबसे लोएस्ट हो जाएगा। और ट्रांसलेशन मेथड में अगर वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी अगर हमारा एप्रिशिएट कर रहा है, तो फिर टेम्पोरल मेथड में कॉक्स सबसे लोएस्ट होगा, बिकॉज टेम्पोरल मेथड में हम कॉक्स और इन्वेंट्री के लिए हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट यूज करते हैं, बट करंट रेट मेथड में करंट एक्सचेंज रेट यूज करते हैं फॉर इन्वेंट्री, और एवरेज एक्सचेंज रेट यूज करते हैं कॉक्स के लिए। सो ऐसा सिचुएशन है कि अगर हमारा फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट हो रहा है, तो फिर हमारा कॉक्स और इन्वेंट्री लोअर होगा इन टेम्पोरल मेथड कंपेयर टू करंट रेट मेथड। सो वैल्यू ऑफ कॉक्स या इन्वेंट्री इस चीज पर डिपेंड करते हैं कि हमने कौन सा कॉस्ट फ्लो असम्पशन यूज करा है, और इसी के रिलेटेड कि सब्सिडरी की इकोनॉमी इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, और कौन सा हमने मेथड यूज करा है फॉर ट्रांसलेशन। और ये इस चीज से रिलेटेड है कि वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो रहा है डेप्रिशिएट हो रहा है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि ट्रांसलेशन गेन और लॉस का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं करंट रेट मेथड में। करंट रेट मेथड में इनकम स्टेटमेंट का तो हम ट्रीटमेंट डिस्कस कर चुके हैं। सो इनकम स्टेटमेंट में जो रिटेन अर्निंग्स का फिगर आता है वो हम बैलेंस शीट में डालते हैं। बैलेंस शीट में जो हमारा असेट्स माइनस वैल्यू ऑफ नॉन लायबिलिटीज बन रहा होता है, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं असेट टोटल ऑफ असेट से, तो इससे हमारा ट्रांसलेशन गेन और लॉस आ जाता है करंट रेट मेथड में। और टेम्पोरल मेथड में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। टेम्पोरल मेथड में हम बैलेंस शीट पहले ट्रांसलेट करते हैं। सो असेट्स माइनस नॉन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज से हमारा रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस आ जाता है। रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस हम इनकम स्टेटमेंट में डालते हैं, और इनकम स्टेटमेंट से बैक सॉल्व करते हैं। इनकम स्टेटमेंट प्लस डिविडेंड्स का वैल्यू हमारा नेट इनकम निकालता है, और नेट इनकम से अगर माइनस करें, नेट इनकम से माइनस करें इनकम बिफोर ट्रांसलेशन गेन और लॉस, तो हमारा आ जाता है ट्रांसलेशन गेन और लॉस, जो कि हम नेट इनकम में दिखाते हैं। सो नेक्स्ट हम एनालिटिकल इश्यूज के टॉपिक पर आ रहे हैं। सो एक एक चीज होती है जिसका नाम होता है बैलेंस शीट एक्सपोजर। बैलेंस शीट एक्सपोजर दिखाता है कि हमारा एक्सपोजर टू करंट एक्सचेंज रेट क्या है। अगर हमारा असेट ज्यादा ट्रांसलेट हो रहा है कंपेयर टू लाइबिलिटीज, तो हमारा नेट असेट एक्सपोजर है। सो करंट रेट मेथड में हमारा हमेशा नेट असेट एक्सपोजर रहता है, बिकॉज शेयर होल्डर्स इक्विटी एक ऐसा आइटम है जो कि हमारा हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट पर ट्रांसलेट होता है। बट टेम्पोरल मेथड में ये डिपेंड करता है कि हमारा वैल्यू ऑफ असेट्स और लाइबिलिटीज का रिलेटिव बैलेंस क्या है। बट मोस्ट लाइकली जो हमारा केस रहता है टेम्पोरल मेथड में, वो नेट मॉनेटरी लायबिलिटी एक्सपोजर रहता है। सो अगर हमारा नेट असेट एक्सपोजर है करंट रेट मेथड में, और हमारा फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो रहा है, सो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है नेट इनकम शेयर होल्डर्स इक्विटी में, और एक पॉजिटिव ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट निकल के आता है। बट अगर अपोजिट केस रहा हो तो वाइस वर्सा होता है। टेम्पोरल मेथड में अगर हमारा नेट मॉनेटरी एसेट एक्सपोजर है, तो सेम ऐसे ही ट्रीटमेंट रहता है विद रिस्पेक्ट टू करंट रेट मेथड। और नेट मॉनेटरी लायबिलिटीज एक्सपोजर है, तो हमारा ये नेट इनकम और शेयर होल्डर्स इक्विटी का आइटम डिफरेंटली बिहेव करते हैं, प्लस हमारा ट्रांसलेशन लॉस होता है। और एक और चीज में कि अगर हमारा नेट एसेट एक्सपोजर है या फिर नेट मॉनेटरी एसेट एक्सपोजर है, और अगर हमारा फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट करे, तब हमें हमेशा ट्रांसलेशन गेन होगा। और नेट मॉनेटरी लायबिलिटी एक्सपोजर है और फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट करे, तब हमें हमेशा ट्रांसलेशन लॉस होगा। और ये जो चॉइस ऑफ ट्रांसलेशन मेथड होता है, ये अफेक्ट करता है लाइन आइटम के क्या बैलेंस बने, लाइक टोटल ऑफ एसेट्स क्या बैलेंस बनेगा, टोटल ऑफ लायबिलिटीज क्या बैलेंस बनेगा, टोटल ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या बैलेंस बनेगा, और नेट इनकम का क्या बैलेंस लगेगा। ये सब सब्सटेंशियली डिफरेंट डिफर करता है कि हम टेम्पोरल मेथड यूज करें या करंट रेट मेथड। सो नेक्स्ट हम हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी का डिस्कशन करें। हाइपर इन्फ्लेशन से इफेक्ट ये होता है कि हमारे जो फॉरेन करेंसी होते हैं, लेट्स से हमारी सब्सिडरी में हाइपर इन्फ्लेशन है, तो फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट रैपिडली करेगा विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट करेंसी। सो इस सिचुएशन से हमारा जो
सब्सिडी होता है वो अपीयर करेगा स्मॉलर इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए यूएस गैप हमें डिफरेंट गाइडलाइन देता है अगर हाइपर इन्फ्लेशन का सिचुएशन एग्जिस्ट करता है, और आईएफआरएस डिफरेंट गाइडलाइन देता है। सो यूएस गैप मैंडेट करता है कि हमें टेम्पोरल मेथड ही यूज करना है अगर हाइपर इन्फ्लेशन का सिचुएशन एग्जिस्ट करता हो इन सब्सिडरीज इकोनॉमी। और आईएफआरएस हमें ये मैंडेट करता है कि हमें जो नॉन मॉनेटरी एसेट्स है लायबिलिटीज है उसको हम रीस्टेट करें विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन, और फिर बाद में सारे जो भी एसेट्स है लायबिलिटीज है उसको हम करंट एक्सचेंज रेट पर ट्रांसलेट करें। जो शेयर होल्डर्स इक्विटी का आइटम रहता है अंडर आईएफआरएस, ये गाइडलाइन है कि उसको हम रीस्टेट करें यूजिंग यूजिंग द बिगनिंग ऑफ पीरियड इंडेक्स, या फिर जिस डेट पर हमने कंट्रीब्यूशन करा था उस डेट के हिसाब से हम उसको रिवैल्यू करें विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन। और इनकम स्टेटमेंट में ये हमारा गाइडलाइन रहता है अंडर आईएफआरएस कि हम सारे आइटम्स को रीस्टेट करें यूजिंग प्राइस इंडेक्स फ्रॉम द ट्रांजैक्शन डेट। जिस डेट को हमारा ट्रांजैक्शन हुआ था उस डेट को हम वैल्यूज इन्फ्लेट करें टू द बैलेंस शीट डेट। और एक आइटम एक्स्ट्रा आइटम इनका स्टेटमेंट में आता है जो कि है परचेजिंग पावर गेन से लॉस, जो कि दिखाता है कि हमारे जो मॉनेटरी एसेट्स और लायबिलिटीज को जो हमने होल्ड करा है उसका जो वैल्यूज इरेज हुआ है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा है। लेट्स से अगर हमने कैश होल्ड करा है सो कैश का वैल्यू कम हो जाएगा, सो इसलिए हमें एक परचेजिंग पावर लॉस दिखाना पड़ेगा। बट अगर अकाउंट्स पेबल है तो हमारा मॉनेटरी लायबिलिटी का वैल्यू कम हो जाएगा, सो इसलिए हमारी परचेजिंग पावर गेन होगा। तो नेक्स्ट हम इफेक्टिव टैक्स रेट एंड सेल्स ग्रोथ के टॉपिक पर है। इफेक्टिव टैक्स रेट वो टैक्स रेट है अगर हम डिवाइड करें टैक्स एक्सपेंस जो कि हम इनकम स्टेटमेंट से ले रहे हैं और उसको डिवाइड करें प्री टैक्स प्रॉफिट जो कि हमारा इनकम स्टेटमेंट पर ही है, तो जो हमारा रेट निकल के आता है उसको हम इफेक्टिव टैक्स रेट बोलते हैं। और स्टैट्यूटरी टैक्स रेट वो टैक्स रेट होता है जो कि अकॉर्डिंग टू टैक्स लॉज होता है। सो हमारा इफेक्टिव टैक्स रेट फॉर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस डिफरेंट होता है कंपेयर टू स्टैट्यूटरी टैक्स रेट। इसका एक रीजन ये भी होता है कि हमारा जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो डिफरेंट कंपनीज में ऑपरेट करते हैं जिसका जिसका टैक्स रेट डिफरेंट होता है कंपेयर टू हमारा होम कंट्री का टैक्स रेट। अगर किसी एनालिस्ट को स्टडी करना है कि हमारा क्या जो ऑपरेशन है इन फॉरेन कंट्रीज उससे क्या इफेक्ट पड़ा है हमारे इफेक्टिव टैक्स रेट पर, तो वो डिस्क्लोजर्स को स्टडी कर सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक सेल्स ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ हमारा किस चीज से होता है, एक तो वॉल्यूम वॉल्यूम के इंक्रीज होने से या प्राइस के इंक्रीज होने से। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट भी आता है जो कि फॉरेन करेंसी एप्रिसिएशन है। अगर फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट होगा तो हमारा सेल्स ग्रोथ इंक्रीज होगा। सो अगर सेल्स ग्रोथ हमारे वॉल्यूम या प्राइस की वजह से आ रहे हैं तो हम उसे ऑर्गेनिक बोलते हैं और सस्टेनेबल बोलते हैं। बट अगर फॉरेन करेंसी एप्रिसिएशन से आ रहे हैं तो हम इसे अनसस्टेनेबल बोलते हैं। और इसमें भी एनालिस्ट फुटनोट्स को स्टडी कर सकते हैं to study the effect of foreign exchange movement on sales.